ओके, तो लास्ट क्लास में ये वन वेरिएबल कैलकुलस कर रहे थे ना, लिमिट कॉन्टिन्यूटी ये डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो ठीक है, तो हम लास्ट क्लास में ना हम लोग वो क्वेश्चन कर रहे थे लिमिट्स वाले। तो लिमिट्स वाले क्वेश्चन आप और भी देख सकते हो, लेकिन और भी रूल्स हैं, जैसे एक दो थ्योरम्स मैं लिख देता हूँ लिमिट्स के। सो थ्योरम क्या है? लेट लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, है ना, ये जैसे हो रही है 1, एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, मान लो ये प्लस इन्फिनिटी पे जा रही है या इन्फिनिटी है, तो प्लस माइनस इन्फिनिटी कोई भी ले लो, प्लस या माइनस इन्फिनिटी, ऐसा है। तो उसमें क्या होता है, देन लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स रेस टू पावर जी एक्स, ये किस फॉर्म का है? तो यू नो दैट एफ एक्स की लिमिट 1 है, जी एक्स की लिमिट प्लस है ना, तो 1 की पावर इन्फिनिटी ना। सो दिस इज ऑफ द फॉर्म, इसका क्या फॉर्म है लिमिट में? 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। तो 1 की पावर इन्फिनिटी है तो ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, तो आप लोग जानते हैं। सो सॉल्व कैसे करेंगे? सो जो वैल्यू आएगी, है ना, सो देन तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, एक्स टेंस टू ए एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स, तो दिस कैन बी रिटन एज, या तो ई एक्स पी लगा लो, ई एक्स पी मतलब होता है एक्सपोनेंशियल ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू ए, क्या बता रहे थे, एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स, सो एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स, यही ना, ये आ जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स। ओके, तो ऐसे इस तरह का क्वेश्चन हो, इसको आप ऐसा कर सकते हैं, या वही चीज़ है, अगर आप चाहो तो वैसे ऐसा लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ई की पावर एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स, यही है। ओके, तो ये आप जानते होंगे ऑलरेडी। तो ठीक है भाई, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कई सारे थ्योरम्स हैं, एल हॉपिटल रूल लास्ट क्लास में लिखा ही था, तो कुछ क्वेश्चंस अगर जैसे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तो वो देख सकते हैं, लिमिट वाले जो कर रहे थे। अच्छा, इसी में तो है। जी, अगर वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो तो ये रिजल्ट कंटिन्यूटी थ्योरम आता है, देन यू कैन शिफ्ट द लिमिट, है ना, इफ मान लो एफ इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, देन जैसे आप जो कहना चाह रहे हैं कि लिमिट मान लीजिए एक्स टेंस टू ए है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, सो यू कैन ऑपरेट लाइक दिस, लेकिन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होने चाहिए, तब कॉन्टिन्यूअस इन द नेबरहुड ऑफ ए एटलीस्ट होने चाहिए। ठीक है, नहीं नहीं, हाँ एटलीस्ट, हाँ एक, क्योंकि ए पे लिमिट निकाल रहे हैं तो ए के नेबरहुड होगा तो काम हो जाएगा।
सो एटलीस्ट ए के नेबरहुड में है, क्योंकि हमें तो यहाँ ए पे ही ज़रूरत है ना, मेनली ज़रूरत ए के नेबरहुड में है, तो इसीलिए ए के नेबरहुड में है तो काफ़ी है। जैसे हम लोग लिमिट कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं, दो चार क्वेश्चन करवा दो फिर मैं कंटिन्यूटी स्टार्ट करूंगा। बहुत टाइम इसमें स्पेंड नहीं करेंगे, तो आज मैं कंटिन्यूटी डिस्कस करूंगा, कंटिन्यूटी डिफरेंशिबिलिटी बेसिक डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद ये सब वही चीज़ें जो 11 12 में जेड वाली में था, बेसिक आपने बीएससी में पढ़े होंगे, लेकिन चूंकि सिलेबस में है एग्जाम में आएंगे भी क्वेश्चंस, तो ऐसा ना हो कि है ना, समटाइम्स ट्रिवियल थिंग्स आर मोर डिफिकल्ट दैन डिफिकल्ट थिंग्स, क्योंकि हम चीज़ें को लाइटली लेते हैं या भूल जाते हैं, फिर वही नहीं आ रहा होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यूज़ भी होगा ना ये। तो चलो इधर से स्टार्ट करते हैं। ये तो हमें लग रहा है थोड़ा सा कर पाएंगे। क्या पूछ रहा है ये? लिमिट, लेकिन कहीं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस टाइप का है ना ये गेट का क्वेश्चन है, गेट एमए का है ना, ये गेट एमए का क्वेश्चन है। और एक्स टेंस टू जीरो है, तो एक्स टेंस टू जीरो है तो साइन एक्स जीरो पे चला जाएगा, और सीरीज कहाँ चली जाएगी, 1/n² पे। देखिए, जैसे इस तरह क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो क्या करेंगे? बताइए। सो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन एन एक्स अपॉन एन एक्स, है ना, ये कितना आएगा? So, ये वन होगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यही ना? हाँ, ठीक है ना? तो बताइए उसका आंसर क्या होगा? बाकी लोग ठीक है जी?
देख लो। ठीक है, तो है ना, इसमें सिंपल हमें क्या करना है, जैसे मैंने सीरीज भी लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसमें सीरीज लगा दूं तो सीरीज के इनसाइड लिमिट, कोई लिमिट, सीरीज तो एन पे है तो लिमिट में इनसाइड लगा ही सकता हूँ। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से जब आप जैसे निकाल रहे हैं लिमिट x टेंस टू जीरो सीरीज n फ्रॉम 1 to infinity साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे, एन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना, तो एन एक्स, तो साइन एन एक्स अपॉन एन एक्स। अभी मैं सीरीज को बाहर रख लेता हूँ, है ना, तो सीरीज बाहर है, एन फ्रॉम 1 to infinity, यहाँ आ जाएगा लिमिट एन टेंस, नहीं एक्स, सॉरी, एक्स टेंस टू जीरो, है ना, तो ये एक्स टेंस टू जीरो है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, तो ये तो वैल्यू 1 हो गई उसमें, तो हटा देता हूँ सीधा सीधा, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे 1, एन एन कैंसिल, तो यहाँ बचा बस, अच्छा एक्स भी तो है, लिख ही देता हूँ, एक्स टेंस टू जीरो, तो साइन एन एक्स अपॉन एन एक्स इंटू एक्स, और बचने बचा हुआ 1/n, क्योंकि एक n तो कट गया, तो इसकी लिमिट 1 हो जाएगी, इसकी लिमिट 0 हो जाएगी, और जब ये पूरी 0 हो जाएगी तो सीरीज का सम भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि x की वजह से 0 हो गया ना, ये तो 1 हुआ, ये 0 हुआ, ये 1/n एज इट इज, तो 1 into 0, 0 into 1, 0, 0 की सीरीज 0 पे जाएगी, तो 0 है, ठीक है। तो ओके, ये सब तो आपने सॉल्व किया था ना, इस तरह क्वेश्चन किए थे सीक्वेंस वाले, ये जो क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्योंकि हालांकि ये सीक्वेंस के क्वेश्चन, सीक्वेंस तो अभी हमने किया था, जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या आंसर होगा इसका, बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, आप लोग क्या लगाएंगे इसमें।
क्या लग रहा है आप लोगों को? ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है? कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है ना? कन्वर्जेंट होने का क्या मतलब है कि वो किसी नंबर के नेबरहुड में आ जाएगा ना, सारे अगर n लार्ज हो जाए तो सारे टर्म्स किसी नंबर के नेबरहुड में आ जाएंगे, ऐसा होगा। देखिए कुछ टर्म निकालेंगे, आपको आइडिया मिल जाएगा ना, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो ये है कि जैसे आप इनिशियली वैल्यू 0 है, ठीक, इनिशियली वैल्यू 0 है, जो x1 आएगा वो cos 0 आएगा, राइट। n को 0 रखा मैंने, तो x1 cos 0 1, तो 1 हो गया। फिर जब x2 निकालेंगे तो ये cos 1 हो जाएगी, और cos 1, 1 का मतलब है अप्रोक्स 57 डिग्री ना, 1, तो ये 0.54। तो हुआ क्या, 0 से 1 गया और 1 से 0.5 पे आ गया, तो ऐसे ही ये गलत है, ये दोनों आउट हो गया, ठीक। क्योंकि जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोलेंगे ना तो हम हर एन के लिए बोलेंगे, वरना अल्टीमेटली इंक्रीजिंग अल्टीमेटली डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट आएगा, या बोलेगा फॉर सम एन मोर देन एम, वैसा, क्योंकि इसने अगर इंक्रीजिंग बोल रहा है तो हर के लिए चेक करना है। तो 0 से 1 है, एक बार इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हो गया, तो आउट हो गया। अब ये और ये में डिसाइड करना है। थोड़े टर्म्स और देखिए, जैसे x3 की बात करें, सो cos 0.54, 0.54 रेडियन है ना, तो 0.54 रेडियन का मतलब डिग्री कितना हो गया अप्रॉक्स, ये कितना बताए थे, 85 बताए थे आप, ये हो गया ना। अच्छा ये 0.85 आ रहा है, ओके। ये कैलकुलेटर में भी आप यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर में कॉस, वो रेडियन मेजर में कैलकुलेटर में ऑप्शन रहता है ना कि रेडियन में या डिग्री में, वहाँ ऑप्शन रहता है आर, है ना, आर, और ऐसा रहेगा RED रेडियन, DEG ऐसे लिखा रहता है। तो रेडियन मोड में रख के cos 1 निकालेंगे तो cos 1 रेडियन निकालेगा वो। अच्छा फिर x4 आप निकालेंगे तो क्या होगा, x4 है cos 0.85, है ना, तो 0.85 का फिर से मतलब हो गया, हाँ, तो ये एक्चुअली दिक्कत क्या होगा, तो ये ओसिलेट कर रहा है, अगर आप देखेंगे तो वैल्यू ओसिलेट कर रही है ना। अगर एन आप बहुत लार्ज भी ले लेंगे, मान लो ये इक्वेशन है, अगर ये कन्वर्जेंट, मान लो ये कन्वर्जेंट है, तो एल बराबर कॉस एल हो जाएगा। अब बताइए क्या इस इक्वेशन का कोई यूनिक सॉल्यूशन होगा, अगर ये कन्वर्जेंट है मान लो, तो ऐसे ही होगा। अगर आप ग्राफ बनाएंगे कॉस 0 1, ऐसे ही ना, तो अगर इसका हम ग्राफ बनाएं कि एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो कॉस का ग्राफ है और एक्स, तो यहाँ से क्या आएगा, चलो दूसरे कलर से बना देता हूँ, तो ये आएगा, तो और ये क्या कहना चाह रहा था कि 0.x2n और x2n+1, मतलब x2 और x3 के बीच होगा। जैसे अगर n को फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो 1 रखा था x2 और x3 के बीच, x2 0.54 है और x3 कितना आया, x2 0.85, फिर वैसे ही x5 कितना आएगा ये भी निकाल लो जरा, x5 कितना आएगा, cos 0.66 कितना देगा आपका आंसर,
0.78। अच्छा, तो x4 और x5 के बीच में होगा। तो ये कौन सा एंगल है? कोई एंगल यहाँ पे निकाल पाएंगे हम लोग? डिसाइड कीजिए, क्या लग रहा है यहाँ से? क्या सॉल्यूशन यूनिक मिलेगा? हाँ, नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ आगे देखो, इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा इसका। हम्म। तो यहाँ से मुझे देखना पड़ेगा क्या ये कन्वर्जेंट होगी, और लिमिट x2n और x2n+1 के हमेशा बीच होगी। तो यहाँ था 0.54, 0.85, इंटरसेक्शन ले लिया। यहाँ 0.66, 0.78, है ना। आगे फर्दर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या हो रहा है, वैल्यू इंक्रीज करेगी? तो यहाँ से है ना सॉल्यूशन तो यूनिक ही मिलेगा ना, यही तो सॉल्यूशन है इसका। तो बोल रहा हूँ इस इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन है ना। तो अगर हम, तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या होगा जब n बहुत लार्ज होगा, तो इसकी बिहेवियर क्या होगी, है ना। थोड़े टर्म और निकाल के आप देख सकते हो। तो यहाँ से एक और तरीका हम सोच सकते हैं, जैसे मान लो है, जैसे मैं अगर ऐसा लिखूं an+1 माइनस an, कितना होगा ये? तो क्या होगा ये? cos an, या xn लिखना है, xn लिख लो। सो cos xn माइनस cos xn-1, यही होगा ना। और एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन, मॉड लगा देंगे, तो ये कहीं ना कहीं लेस देन इक्वल टू आएगा, देयर एग्जिस्ट सी सच दैट मॉड साइन सी, और यहाँ आ जाएगा एक्स एन माइनस x n-1। ये चलता रहेगा प्रोसीजर, है ना। तो xn+1 लेस देन दिस, फिर यही तुम रिपीट करते रहोगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें? sin c1, sin c2, sin 3 से चलता रहेगा। तो एट द एंड इसका आंसर की पता नहीं है कि नहीं है, देखना पड़ेगा। तो है कोई इसका सॉल्यूशन तो यूनिक है, लिमिट एग्जिस्ट, लेकिन ये देखना है कि जो लिमिट आएगी उस इक्वेशन से सॉल्व होके क्या वो सेटिस्फाई करेगी इसको, ये क्वेश्चन है। क्योंकि ये जो है हमारे पास सिंपल,
थोड़े और वैल्यूज निकालो, आपने और फाइंड किया। x6 कितना आया, x7 कितना आया, x6 क्या होगा cos 0.78, ये क्या आएगा चेक करो एक बार, cos 0.78 0.71 और cos 0.71, तो ये कहीं ना कहीं क्लोज जा रहा है ना, दिख रहा है आपको, जैसे 0.66 0.78 71 76, फिर आगे क्या होगा 0.73, फिर 74, फिर आगे x10 0.73, फिर x11 क्या होगा। हाँ तो ये कहीं ना कहीं इस बीच में कन्वर्ज करेगी, इसका मतलब है कि इस बीच में वो कन्वर्ज करेगी, कन्वर्जेंट होगी और इसी बीच में कन्वर्ज करेगी, है ना। ये जैसे एंगल क्या था, दिस वाज 0 डिग्री एंड दिस वाज cos 90 0 होता है ना, तो इस बीच में ये एंगल आएगा जो कि 0.73 और 0.74 के बीच का एक नंबर मिलेगा जिस पे वो कन्वर्ज करेगी, है ना। तो ये कहीं ना कहीं एन बहुत लार्ज भी ले लोगे ना आप, तो ये 73 74 के बीच ही आए ये। नहीं मैं जो भी है इसका सॉल्यूशन भी आप निकाल सकते हैं उससे, आजकल बहुत सारे सॉल्वर्स आते हैं, ग्राफ सॉल्वर्स, ऑनलाइन ऐप होता है या बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो इसका सॉल्यूशन बता देगा अप्रोक्सीमेटली, बता रहा है आप वही देख रहे हैं। हाँ तो ये कन्वर्जेंट होगा, ये बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बता रहा है ना कि जब भी वैल्यू होगी इसके बीच आएगी, तो ये ओके है, सी करेक्ट है, ठीक है, इसमें सी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, यहाँ से आइडिया मिल गया, हम करते थे ना कि अगर एक्स एन एल पे कन्वर्ज करिए तो एक्स एन प्लस वन भी एल पे कन्वर्ज करेगी। तो चूंकि ये लिमिट का क्वेश्चन था तो लिमिट हमने देखा, जस्ट आप समझो ये एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस भी एक फंक्शन है, तो लिमिट फंक्शन जैसा निकालते वैसे सीक्वेंस का निकलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, सी इज फाइन। ये कन्वर्ज कर रहा है, तो आप देख रहे हैं ना 0.7374, तो जितने भी अब एन आप लार्ज करते जाओ उसके बाद सारे टर्म 0.73 और 74 के बीच में आ जाएंगे, एट द एंड इसके नेबरहुड में आ जाएगा। ये इक्वेशन बाई हैंड सॉल्व करना संभव नहीं है, मतलब एनालिटिकली हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बट ऐसे बहुत सारे एल्गोरिथम्स है जो सॉल्व कर देगा इसको, है ना। ये है कंप्यूटेशनल मेथड से आ जाएगा, न्यूमेरिकल मेथड जैसे होते हैं ना उससे, वैसे हम लोग बाई हैंड नहीं कर पाएंगे अभी। ठीक है, तो ये करे ये होगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम में आपको मिलेंगे, मैं ये कह रहा हूँ, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिलेंगे, सब गेट या जैम के क्वेश्चंस हैं। बाकी ये तो आपने कड़ी रखा होगा, वैल्यू ऑफ द लिमिट, तो इसमें चलो इसने बताओ, देखो एज ए फंक्शन ही देख लेते हैं, ये क्वेश्चन है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूँ सो दैट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिले तो ये नहीं कि आपने कराया नहीं या पता नहीं था, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस, घर पे आसान आसान क्वेश्चन करोगे, जनरली बुक में क्या रहते हैं आसान क्वेश्चंस रहते हैं, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, तो उसके लिए उस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा जो डीपीपी में मिलेगा हमारा, आप डीपीपी देखेंगे उसमें मिलेगा। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बुक्स में क्या टॉपिक इंट्रोड्यूस किया होता है, जस्ट वो स्टार्ट कर देता है, एग्जाम में उसके आगे क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन उस लेवल के भी आते हैं, ज़्यादातर उसके बाहर के ही आते हैं। हाँ क्योंकि बुक में आसान आसान है ना, लेकिन डीपीपीज या पीवाईक्यू में थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस हैं। हाँ क्योंकि सिलेबस भी तो ख़त्म करना है ना, तो आगे हम मॉक टेस्ट में आ जाएगा क्वेश्चन सब, अभी आप बुक कर लीजिए, मॉक टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेगा आपको। बताओ इसका आंसर बताओ, एटलीस्ट कोई एक सॉल्व तो करो।
मुश्किल है ये, लग तो रहा है। कोई नहीं, इसको ट्राई करके आना, आगे मैं थ्योरी कराया तो ना, टाइम खत्म हो जाएगा। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, अब ऐसे ढूंढ के ट्राई कर सकते हो, डाउट क्लास में पूछो, नहीं तो इसमें ना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो अभी मैं थोड़ा क्वेश्चन करवा दिया, बाकी आप ट्राई करो और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप यहाँ ट्राई करोगे, है ना। जैसे ये तो छोड़ देना, ये सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होगा जो आपको समझ नहीं आएगा ना। तो क्या फालतू क्वेश्चन। एनीवे स्किप। तो मैं आता हूँ कंटिन्यूटी पे, ठीक है ना। तो मैं अभी कंटिन्यूटी पे आता हूँ, ये ट्राई करना, नहीं हुआ तो फिर पूछना अभी डाउट क्लास में या कल की क्लास में। तो अभी मैं कंटिन्यूटी पे आता हूँ थोड़ा सा। कॉन्टिन्यूटी ऑफ वन वेरिएबल फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे आप। सो कॉन्टिन्यूटी का क्या डेफिनेशन जानते हैं आप लोग। बताओ भाई कोई भी।